हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ केडी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि मौर्य वंश में जितने संस्थापक हैं, आज हम पूरा मौर्य वंश को ख़त्म करेंगे। तो मौर्य वंश आज देखेंगे, तो पूरी कहानी की तरह हम पूरा मौर्य वंश आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम अगला जो भी वीडियो बनाएं आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए हम ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आज मौर्य वंश में इन शासकों के बारे में देखेंगे, कौन कौन से शासक कितने कितने समय तक रहे हैं। तो इसमें है मौर्य वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 322 से 185 BC तक था। यानी कि BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले को BC कहते हैं। उसके बाद ईस्वी चलना शुरू हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? AD कहा जाता है। आपको यह बेहतरीन समझ में आ गया होगा। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने घनानंद जो था, नंद वंश का शासक था, इसको मारकर गद्दी पर बैठे और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। और इनके प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे, जिनकी मदद से, जिनकी शिक्षा से चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी तक पहुंच सके। चाणक्य को अन्य और नाम से जाना जाता है, जैसे विष्णुगुप्त, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य की पुस्तक जो है वो अर्थशास्त्र है। ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक ना समझे, क्योंकि यह राजनीतिक से रिलेटेड है। राजनीति मतलब राजा कैसे होना चाहिए और उसके शासनकाल में शासन कैसा रहना चाहिए, ये सब की बात में जानकारी मिलती है, नहीं तो आप इकोनॉमिक्स समझने लगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। यहाँ पे हमने पहले भी बता दिया कि घनानंद को मारकर या गद्दी पर बैठे, घनानंद को मारे और उसके बाद गद्दी पर बैठे। तो इनका अन्य नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम है भारत का मुक्तिदाता। एंड्रोकोटस भी कहा जाता है इन्हीं को। तो इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज ना हो, इनको ही एंड्रोकोटस और भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो इसके बाद क्या है? इनकी पत्नी का नाम क्या है? दुर्धरा था। और सिकंदर जो था, इसके पहले सिकंदर जो था आक्रमण करने वाला था। कहाँ पे? हमारा यहाँ पे आक्रमण करने वाला था, मगध पर आक्रमण करने वाला था। तो उस समय शासक कौन था? उस समय शासक घनानंद था। उस समय शासक घनानंद था। तो जो सिकंदर अपनी सेना की वजह से वापस लौट गया। क्योंकि उसकी सेना नदी को पार करने से मना कर दी, क्योंकि उस समय नदी में पानी बहुत थी, इसलिए उन्होंने नदी को पार करने से मना कर दिया, तो वो वापस चला गया। उसके कुछ समय पश्चात सेल्यूकस निकेटर था, उसके साथ जो उसका सैनिक था, तो वह क्या किया? वह मगध पर आक्रमण किया। वह सोचा कि इस समय घनानंद ही शासक होंगे। उसने सोचा कि घनानंद ही शासक होंगे, लेकिन यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन शुरू हो चुका था। तो सेल्यूकस निकेटर ने जब यहाँ पर आक्रमण किया, तो वह चंद्रगुप्त से पराजित हो गया। चंद्रगुप्त से पराजित हो गया। उसके बाद अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी उससे कर दी, और शादी करने के बाद और दहेज में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पाया। अफ़गानिस्तान वहाँ के हिस्से में ये 4 प्रांत थे। ये काबुल था, कांधार था, मकरान था और हैरत था। ये प्रांत थे, 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दहेज में मिल गया। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने कार्नेलिया की देखभाल के लिए अपने दूत मेगस्थनीज को छोड़ा। मेगस्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का दूत था। इस मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को पता लगा कि सेल्यूकस निकेटर हाथियों के लिए मगध पर आक्रमण किया था। तो चंद्रगुप्त ने 500 हाथियाँ उसे गिफ्ट में दे दी। और चंद्रगुप्त को अखंड भारत का निर्माता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का निर्माता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। शिक्षा भद्रबाहु से ली। और जैन धर्म की जो शिक्षा थी,
जैन धर्म की शिक्षा उसने भद्रबाहु से ली। उसके बाद सारा साम्राज्य जो था उसका तो बिंदुसार को सौंप कर श्रावण बेलगोला जो कर्नाटक में उपस्थित है वहाँ पे चले गए। वहीं चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिए। संलेखना विधि यह होती है जो बौद्ध धर्म में एक विधि है। इसमें मतलब भूखा रहते हैं कुछ दिनों तक, उसके बाद अपने आप प्राण त्याग देता है आदमी, उसे संलेखना विधि कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सागर और अभिलेख जो यूपी के गोरखपुर में है उसका निर्माण किया गया। सुदर्शन झील का भी निर्माण किया गया। और उसके बाद साम दाम दंड भेद, ये अर्थशास्त्र में 4 नीतियाँ थी, साम दाम दंड भेद। इसके बाद हम देखते हैं बिंदुसार का बहुत बड़ा मतलब शासन, बहुत प्रतापी राजा नहीं था, बहुत बड़ा शासन नहीं रहा, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो बिंदुसार का उपनाम था अमित्रघात, भद्रसार, वरीसार, तो आदि नामों से वह जाना जाता था। इसके दरबार में 2 दूत आए थे। और कौन कौन से दूत थे? 2 आए थे। जो फर्स्ट था और डायमेकस था जो सीरिया से आया था, और दूसरा था फिलाडेल्फस, ये जो मिस्र से आया था। इसके समय तक्षशिला में अशांति थी और शांत करने के लिए इसने अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम वहाँ पर सफल नहीं हुआ। तो उसके बाद अशोक जाता है। अशोक वहाँ पर शांति करा के आता है। तो उसके बाद इसके प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इसके भी समय में इसके जो प्रधानमंत्री थे चाणक्य थे। इसके बाद 269 BC में अशोक गद्दी पर बैठता है। इसका जन्म 304 BC में हुआ था। इसका अन्य नाम देवदाम प्रियदर्शी था। माता सुभद्रांगी थी। और इसके बाद इसने कलिंग युद्ध किया। कलिंग युद्ध इसने 8वें वर्ष में किया था। कलिंग की राजधानी तोसली थी। वहाँ के राजा पद्मनाभम से इसने युद्ध किया और वहाँ पर इतनी मतलब लाशें बिछ गई। वो लाशों को देखकर इसका हृदय परिवर्तन, कम से कम 1 लाख लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई। उसके बाद इसके हृदय में परिवर्तन आ गया। और वहाँ जो नदी थी, कौन सी नदी के किनारे? दया नदी के किनारे युद्ध हुई थी। अशोक की युद्ध नीति को भैरी घोष थी। जो अशोक की युद्ध नीति थी वो भैरी घोष थी। इस युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया। इस युद्ध के बाद ही इसका हृदय परिवर्तन हुआ और धम्म घोष अपना लिया, या शांति को अपना लिया, मतलब शांति से रहने लगा। इसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया जिसकी प्रेरणा उसे निग्रोध से मिली और शिक्षा उपगुप्त से प्राप्त की। इसके बाद इसके 2 मतलब एक बेटा और एक बेटी थी जिसका नाम था संघमित्रा, और बेटी के नाम संघमित्रा और बेटे का नाम महेंद्र था, जिसे श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया। उसके बाद अशोक के समय में सर्वाधिक स्तूप निर्माण हुए। जैसे उसमें से एक प्रमुख है सांची का स्तूप जो एमपी में है, और एक है शांति का स्तूप जो राजगीर में है। इस प्रकार बहुत से स्तूपों का निर्माण कराया अशोक ने। तो इसके बाद 10वें वर्ष जो है, 10वें वर्ष ये बोधगया पहुंचा। 10वें वर्ष बोधगया पहुंचा और 20वें वर्ष लुम्बिनी नेपाल में पहुंचा। और गया में बराबर नामक स्थान पर 4 गुफा बनवाया और जिसका नाम था कर्ण, सुदामा, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी। तो इसे चारों आजीवक संप्रदाय के भक्तों को दे दिया। जो ये चारों था ना, आजीवक संप्रदाय को भक्तों को दे दिया। तो इसके बाद अभिलेख लिखना। इसके समय बहुत सारे अभिलेख लिखे गए हैं। तो जिसमें जैसे कि अभिलेख लिखने की जो प्रेरणा थी इसे ईरान के शासक डेरियस से मिली। अशोक के अभिलेख 4 भाषा में लिखे गए। अशोक के जो अभिलेख थे 4 भाषा में लिखे गए। सबसे ज़्यादा अभिलेख ब्राह्मणी भाषा में, उसके बाद खरोष्टी और अरमाइक और ग्रीक भाषा में इसके अभिलेख लिखे गए। लिखने के लिए जो पत्थर था चुनार से लाया जाता था। ये चुनार यूपी के मिर्ज़ापुर के पास है। यूपी के मिर्ज़ापुर के आसपास है चुनार। हैंथेलर ने सबसे पहले अभिलेखों को खोजा सन 1750 में, और 1837 में जेम्स प्रिंसेस द्वारा इसे पढ़ा गया।
अशोक के 14 शिलालेख, इसे चतुर्दश शिलालेख कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या बताया गया है। और पहला शिलालेख में बताया गया है अहिंसा और पशु हत्या पर रोक, और दूसरे में बताया गया है पशु चिकित्सा तथा दक्षिण भारत की चर्चा की गई है। इसमें दक्षिण भारत में 4 प्रांतों को बताया गया है। पहला है चेर, दूसरा सतीय पुत्र, तीसरा पांड और चौथा है केरल पुत्र। और तीसरे शिलालेख में राजुक, विक्तुक, प्रदेशक नामक 3 अधिकारी की चर्चा की गई है। इसके 3 अधिकारी प्रमुख थे, जिनका नाम था इसके 3 अधिकारी प्रमुख थे। राजुक, विक्तुक, प्रदेशक 3 अधिकारी थे जो प्रमुख थे। और उसके बाद चौथे में बताया गया भैरव घोष को त्याग कर धम्म घोष अपनाना। चौथे में भैरी घोष को त्याग कर धम्म घोष में। और 5वें में धम्म महामात्र। धम्म महामात्र का मतलब धम्म घोष पर जीवन जी रहे हैं कि नहीं, मतलब जो लोग हैं वो धम्म घोष पर जीवन जी रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में बताया गया है। और 6वां है जन कल्याण के लिए अधिकारी, इसके अधिकारी चाहे जब मिल सकते हैं। 7वां है समन्वय। 7वां है समन्वय, सभी धर्मों में समन्वय बनाना। इसका मतलब है कि सभी धर्मों, इसे किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यानी कि सब धर्म इसके लिए बराबर था, या किसी को किसी धर्म के लिए परेशान नहीं करता था। और 8वें में है धम्म यात्रा, जो 8वें वर्ष में चालू हुआ। 8वें वर्ष में जो चालू हुआ धम्म यात्रा, उसके बारे में बताया गया है। 9वें में छोटे त्योहारों पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है छोटे त्योहारों पर 9वें में। और 10वें में धम्म का महत्व बताया गया है। 11वें में मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। 11वें में क्या बताया गया, मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। और 12वें में स्त्री महामात्र के बारे में बताया गया। स्त्री महामात्र, स्त्री के लिए स्थिति का सुधार करना, इसके बारे में बताया गया है। कौन से अभिलेख में, 12वें। और 13वें अभिलेख में बताया गया है कलिंग युद्ध की चर्चा। और 14वें अभिलेख में बताया गया है कि जो भी जानकारी ना मिल सकी हो उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, उसका जिम्मेदार हमारे लेखक होंगे, इसके बारे में बताया है। उसके बाद कुछ अन्य शिलालेख भी हैं, जैसे रोमनदेही शिलालेख जो लुम्बिनी में है, जो सबसे छोटा शिलालेख है, वहाँ पे है। इसमें प्रशासन की चर्चा और आर्थिक क्रिया कला का चर्चा किया गया है। इसके बाद है कौशाम्बी अभिलेख, जो कारूबाकी द्वारा बनवाया गया था, जो इसकी प्रमुख पत्नी थी। तो अकबर ने इसे इलाहाबाद लाया, कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया। इसके बाद टोपरा अभिलेख है जो दिल्ली में है। फिरोज़ शाह तुगलक ने मेरठ से दिल्ली लाया था। फिरोज़ शाह तुगलक इसे मेरठ से दिल्ली लाया था। इसके बाद अशोक के धम्म यात्रा की जानकारी राहुलोवाद से पता चलता है। मौर्यकालीन मुद्रा जो थी पर्ण थी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अशोक के इतने कार्यों से, इसीलिए अशोक को महान सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ही कार्य किया है जनता के। तो कुछ इसके वास्तुकला के बारे में बात कर लेते हैं। वास्तुकला में इसने लकड़ी के बहुत सारे भवन बनवाए और कुछ जैसे प्रमुख इसमें उस स्तूप भी बनवाए जिनकी संख्या 84,000 बताई जाती है। तो इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।